पीएम मोदी की सीवान की रैली से जो तस्वीर सामने आई उसने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर डाली है। पीएम मोदी सीवान में थे। मोदी ने रैली कर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा, लेकिन पीएम मोदी के भाषण के दौरान मंच पर कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिसको लेकर बिहार के सियासी हलके में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। रैली के दौरान मंच पर मौजूद एनडीए के तमाम नेताओं को पीएम मोदी ने नमस्कार कर उनका अभिवादन किया। पीएम मोदी ने आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को नमस्कार करने के साथ ही उनसे गर्मजोशी से हाथ भी मिलाया। इस दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन पीएम का ध्यान कुशवाहा की ओर रहा। इस दौरान चिराग पासवान मुस्कुराकर पीएम मोदी और उपेंद्र कुशवाहा को देखते रहे, लेकिन पीएम ने चिराग को कुछ नहीं कहा और वो आगे बढ़ गए, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। हालांकि चिराग और मोदी के साथ ऐसा कभी होता नहीं है। आमतौर पर पीएम मोदी हमेशा चिराग पासवान की पीठ थपथपाकर आशीर्वाद देकर उनका अभिवादन करते हैं। चिराग भी खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन पता नहीं सीवान में क्या हो गया। हालांकि ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बिक्रमगंज की सभा में पीएम मोदी के भाषण में कुशवाहा का नाम छूट गया था, जिससे आरएलएम खेमे में तनाव था। सीवान रैली में पीएम ने न केवल कुशवाहा का नाम लिया बल्कि उनके साथ विशेष आत्मीयता भी दिखाई, जिससे आरएलएम कार्यकर्ताओं में उत्साह है। दूसरी ओर चिराग पासवान, जो खुद को पीएम का हनुमान कहते हैं, इस बार मंच पर अपेक्षाकृत कम ध्यान पाकर चर्चा में रहे। वीडियो में जाहिर तौर पर पीएम ने चिराग को देखा, लेकिन उनसे कोई विशेष बातचीत नहीं की। मंच पर पीएम का उपेंद्र कुशवाहा के साथ व्यवहार चर्चा का केंद्र बना, जिससे सियासी गलियारों में न सिर्फ बिहार बल्कि केंद्र के लिहाज से बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। बिहार के राजनीति में ये चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जानकारों का तो मानना है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से चिराग सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ने उनके लिए एक टैक्टिक्स चल दिया है। कहा जा रहा है कि चिराग बिहार चुनाव में 40 से 50 सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 20 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाह रही। उधर चिराग के रवैये से एनडीए के बाकी सहयोगी दलों जैसे हम और आरएलएसपी में काफी नाराजगी है। पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने भी बिना नाम लिए चिराग पर निशाना साधा था और कहा था कि जो ताकतवर होते हैं वो बड़बोले की तरह नहीं बोलते। हो सकता है कि सीवान में मंच पर जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं मान मनोबल के लिए किया गया हो। हालांकि जो कुछ भी सीवान में हुआ उसके बाद एक बार फिर से एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर बीजेपी सब कुछ कैसे मैनेज करेगी। कोई भी सहयोगी नाराज हो गया तो उसे कैसे मनाएगी। जहां तक सीटों के बंटवारे की बात है, कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू बराबर की सीटें यानी 100 के आसपास लड़ेगी और बाकी बची 43 सीटें घटक दलों को दी जाएंगी। एनडीए के घटक दलों में सबसे बड़ा हिस्सा चिराग पासवान देना चाहते हैं। उनके पास 5 सांसद है तो वो कम से कम 30 सीटें चाहते हैं। उनका कहना है कि लोकसभा में उन्हें 5 सीटें दी गई थी और उन्होंने 5 सीट जीतकर 100% परिणाम दिया। गौरतलब है कि चिराग पिछली बार एनडीए का हिस्सा नहीं थे और 134 सीटों पर अकेले लड़ गए थे और जेडीयू का करीब 33 सीटों पर खेल खराब किया था। इस बार भी चिराग पासवान की पार्टी ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि चिराग बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि चिराग पासवान लड़ने वाले हैं या नहीं। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लिए बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी करने की बात कहकर सभी को चकित कर दिया था। वैसे चिराग और उनकी पार्टी के इन बयानों को बिहार में अधिक सीटें पाने के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर ही देखा जा रहा है। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की। मांझी का कहना है कि पिछली बार उन्हें 7 सीटें दी गई थी, जिसमें से उन्होंने 4 सीटें जीती थी। इस बार मांझी कम से कम 8 सीटें जीतना चाहते हैं, जिससे उनकी पार्टी की बिहार में मान्यता बरकरार रहे। इसके लिए उनकी मांग कम से कम 15 सीटों की है। मांझी का ये भी कहना है कि लोकसभा में उनको एक ही लोकसभा की सीट दी गई थी और वो उसको जीते। इस तरह उनका भी 100% जीतने का रिकॉर्ड है। बीजेपी की दिक्कत यह है कि उनके पास अपने सहयोगियों को देने के लिए 43 सीटें ही हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी 6-7 सीटें जरूर चाहेंगे। अब ये बीजेपी पर निर्भर करता है कि वो जेडीयू को कम सीटों पर लड़ने के लिए मनाए या फिर महाराष्ट्र फॉर्मूले की तरह अपने या जेडीयू के नेताओं को मांझी या चिराग की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़वाए। लेकिन मांझी का हालिया बयान बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है, जिसमें उन्होंने इशारों में चिराग पासवान पर हमला बोला था। मांझी ने चिराग की आरा वाली रैली को लेकर कहा था कि वो पैसे से भीड़ इकट्ठा करते हैं। हालांकि मांझी ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन इशारे तो चिराग की ही तरफ थे। बाद में मांझी को चिराग की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने तगड़ा जवाब भी दिया था। सुनिए। 43 सीट पे लड़ने तैयारी की बात कह रहे हैं, बिहार से चुनाव लड़ने की बात। हम तो सोचते थे कि राजनीतिक बात ना हो, लेकिन हो जाए। अब जब आए हम आते कहाँ हैं? मांझी साहब की कितनी सीटों पे लड़ने की तैयारी है और चिराग पासवान की लड़ने। देखिए, जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस में, हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान, पटना में, जमालपुर में, दुनिया में दिखला दिया है ताकत। ये लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा बिना कोई अपने से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है
कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में, और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो ई जो है फर्स्ट वाला वो चल जाता है 3rd पॉइंट पर, और 2nd पॉइंट पर जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, भरोसा हम लोग नहीं करते हैं। समय आएगा तो हम लोग दिखला देंगे कि जनता का क्या हम लोगों का समर्थन है, और हम लोग अनुशासित पार्टी है, हम अनुशासन में रहना चाहते हैं। हम अभी कहा एक जगह कि 2024 के चुनाव में कहा गया था जीतन मांझी को कि मांझी जी 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट आपको देंगे, इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए। यही भरसल था। अब मिला क्या, आप लोग सामने देखे होंगे, 1 सीट। हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। मेरा कहने का मतलब हम अनुशासन में हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बनी रहे, नीतीश कुमार और एनडीए की जोड़ी है बनी रहे, ताकि बिहार और भारत के विकास हो। कोई देश चमका करके दूसरों को प्रभाव में ला करके ये करना चाहते हैं कि हम इतना मजबूत हैं, कोई ज़्यादा सीट चाहिए तो उनको मुबारक हो, हम वो नहीं चाहते। कितनी की उम्मीद रखते हैं सर इस विधानसभा में? कितनी की तैयारी है? हम तैयारी अपना सब जगह कर किया है, हमारा तैयारी है। आप देख रहे हैं कि हर जगह हमने बैठक का नाम जोड़े, तो हम लोग वहाँ तैयारी किया है ना, तो उसमें कहीं लड़ेंगे कहीं लड़ाएंगे। एनडीए को वोट ज़्यादा मिले, एनडीए की सीट ज़्यादा मिले, मेरा प्रयास यही होगा। हम उन लोगों से नहीं हैं कि हम चुनाव जब लड़े वहाँ इमामगंज डोरिया में तो कुछ लोग जाने शुरू कर रहे, हम उसमें से नहीं हैं। हम सीधे जाएंगे कि एनडीए को वोट दीजिए और जिताइए एनडीए को। तो भाई इधर की राजनीति हम लोग नहीं जानते, हम लोग सीधा सीधे राजनीति जानते हैं। एनडीए जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अभी कुछ देर पहले मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने एक वरिष्ठ नेता और हम लोग के अभिभावक की एक टिप्पणी को सुना। विगत 2 दिन पहले शाहाबाद में हमारे राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की एक ऐतिहासिक रैली को पूरे बिहार के लोगों ने देखा, और जिस तरीके से पूरे शाहाबाद के जितने भी हमारे पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और हमारे नेता चिराग पासवान जी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं और बदलते हुए बिहार की मजबूती के साथ कल्पना करते हैं, ऐसे तमाम युवा साथी और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर एकजुटता दिखाकर एक ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने का काम किया। दुख तब होता है जब एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, केंद्र मंत्री और हम लोग के अभिभावक, जब उनके द्वारा उन तमाम कार्यकर्ताओं को बिकाऊ कहा जाए, उन तमाम कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया जाए कि वो पैसे पर आने वाले बिकने वाले लोग हैं, तो ये न केवल एक पार्टी के वरिष्ठ नेता को यह शोभा देता है, बल्कि उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी कहीं ना कहीं खेद करता है, जो कड़ी धूप में अपने नेता के लिए सैकड़ों किलोमीटर चलकर वहां पर आया, अपने नेता को देखने, सुनने और अपने नेता के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करने। ऐसी टिप्पणी का और ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना कितना उन अभिभावकों को शोभा देता मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम सब एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम सब खेद व्यक्त करते हैं, और ये कभी उम्मीद नहीं करते हैं एक वरिष्ठ नेता से और अभिभावक से कि वो कभी भी, ये किसी के लिए भी शोभनीय नहीं है कि कोई भी किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिकाऊ कहे, या इस बात को लेकर मैं तो उनको खुले मंच से कहता हूं कि मैं समझ सकता हूं कि ये पीड़ा क्यों है। आप पैसे देकर भी ऐसी भीड़ जुटाइए ना, आपको किसने रोका है? लेकिन जो पैसे देकर भी भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं, तो उनको इस बात की तकलीफ होना स्वाभाविक है कि कैसे एक दबा हुआ, एक वंचित, एक कमजोर वर्ग और एक संघर्षशील समाज कैसे एकजुट हो रहा है। इस बात की पीड़ा हम सब समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वक्त बिहार को बदलने का है, बिहार को ताकत देने का है और सबको साथ लेकर चलने का है। इस तरह की ओछी टिप्पणी करना किसी वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता है। हम लोग ये उम्मीद करते हैं और हम लोग भी इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहते हैं कि हम लोग भी अपने स्तर से कभी इस तरह की ना ओछी हरकतों को करें
और ना हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कोई अभिभावक इस तरह की ओछी हरकत पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में या इस तरह की टिप्पणी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर कहे। ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। अब यहाँ एक और बात की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी ने चिराग की डिमांड नहीं मानी तो वो आरजेडी का हाथ थाम सकते हैं। असल में बीते दिनों चिराग ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद उन्होंने लालू परिवार की खूब तारीफ भी की थी। कहा जा रहा है कि चिराग ने अपने लिए बैकअप ऑप्शन तैयार कर रखा है इन केस बीजेपी उनकी डिमांड नहीं मानती है, लेकिन इन अटकलों में ज्यादा दम नहीं लगता। अब वक्त के साथ क्या होता है, क्या बीजेपी सारे सहयोगियों के साथ आसानी से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर पाती है या नहीं, या फिर चुनाव से पहले कोई ट्विस्ट देखने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।